नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट मयूर गुप्ता। आज हम बात करेंगे टीसीएस लिमिटेड की, जिसको हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी बोलते हैं। देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, उसका वैल्यूएशन क्या है और क्या हमें उसमें आज इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव पर्पसेस के लिए है। आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन सोच समझ के ही लीजिएगा। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मैं किसी को भी कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। बात करते हैं दोस्तों कंपनी की समरी के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी के आज के पैरामीटर्स क्या हैं। तो कंपनी का आज मार्केट प्राइस है 1892 रुपीज़ पर शेयर, मतलब कि 1893 रुपये पर शेयर। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7,10,000 करोड़ का। नंबर ऑफ शेयर्स हैं 375,000 करोड़। अर्निंग पर शेयर है 86 रुपीज़ पर शेयर। पी रेशियो है 22 पर शेयर का। सेल्स है 156,000 करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 42,000 करोड़। मार्जिन्स की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो करंट मार्जिन हैं वो है अराउंड 27% के। नेट प्रॉफिट मार्जिन है 20% के। रिटर्न्स हैं कंपनी की, रिटर्न ऑन इक्विटी इज अराउंड 38%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अराउंड 35%, रिटर्न ऑन एसेट इज अराउंड 27%। तो जैसा कि आपने देखा इस समरी में, कंपनी के जो पैरामीटर्स हैं बहुत ही अच्छे हैं। इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत हेल्दी हैं, रिटर्न्स बहुत अच्छी हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी कि कितना टाइम्स कंपनी इंटरेस्ट को कवर कर पा रही है वो भी बहुत अच्छा है। तो ये सारे पैरामीटर्स तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन देते हैं, बट क्या कंपनी का ट्रेंड ऐसा था? अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कंपनी के पिछले 7 से 10 सालों का ट्रेंड क्या है। तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ट्रेंड हमें क्यों देखना चाहिए। तो दोस्तों, कोई भी कंपनी 1 साल या 2 साल तो अच्छे नंबर्स दे सकती है, बट जब हम उसके 10 सालों का ट्रेंड देखते हैं तो हमें पता लगता है कि क्या कंपनी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती है, कि क्या सिर्फ 1 या 2 साल के ही नंबर अच्छे आए हैं और जिसकी वजह से हम उसमें इन्वेस्ट करें। तो कभी भी किसी भी कंपनी में 1 या 2 साल के नंबर देख के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें उसका पिछला ट्रेंड देखना चाहिए ताकि एक आइडिया लग सके कि क्या कंपनी कंसिस्टेंट है और क्या ये फ्यूचर में भी अच्छे रिटर्न दे पाई। तो चलिए देखते हैं ट्रेंड। तो दोस्तों, ये हैं वो सारे टॉपिक्स जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखेंगे सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड, बिजनेस मार्जिन्स का ट्रेंड, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रेंड, डिविडेंड की हिस्ट्री, कैश फ्लो की हिस्ट्री। देखेंगे कंपनी के पास लोन्स कितने हैं और क्या कंपनी लोन पे कर पाएगी कि नहीं। कंपनी के एसेट्स को देखेंगे, उसकी बुक वैल्यू के बारे में जानेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा प्राइस को कंपेयर करके विद डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, ताकि आपको समझ में आ सके कि प्राइस कितना चेंज हुआ है। क्या सेल्स से कंपेयर करके प्राइस बढ़ा है कि कम हुआ है, या और ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स के बारे में आपको बताऊंगा। और एंड में डिस्कस करेंगे कंपनी के वैल्यूएशन और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं नंबर 1 स्लाइड। तो दोस्तों, ये है एनुअल रिपोर्ट्स में से निकाला हुआ कुछ एक्सट्रैक्ट। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है, क्लाइंट मैट्रिक्स, जिसके अंदर इन्होंने बताया है कि हमारे $50 मिलियन रेवेन्यू वाले क्लाइंट्स पहले 97 हुआ करते थे, जो बढ़ के 99 हो गए। अब $1 मिलियन का मतलब होता है 7 करोड़ रुपए। तो $50 मिलियन मतलब 350 करोड़, 350 करोड़ रुपीज वाले जो क्लाइंट थे वो 97 से बढ़ के 99 हो गए करंट फाइनेंशियल ईयर में। और जो 100 मिलियन मतलब कि 700 करोड़ वाले जो क्लाइंट थे, उस 700 करोड़ रेवेन्यू देने वाले क्लाइंट 38 से बढ़ के 44 हो गए। एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो आपको देखना चाहिए वो ये कि सेगमेंट का इनका रेवेन्यू क्या है, मतलब कि किस एरिया से ये कितना प्रॉफिट, कितना रेवेन्यू कमाते हैं। तो आप देखेंगे इनका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से ऑलमोस्ट 40% रेवेन्यू आता है। बाकी का डाइवर्सिफाइड है, जैसे आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग से 10% है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन से 16% है, रिटेल से 17% है और बाकी अदर सेगमेंट से 16% का रेवेन्यू आता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली है वो ये कि कंपनी का रेवेन्यू जोग्राफिकल लोकेशन वाइज कैसे डिवाइडेड है, मतलब कि किस कंट्री से या किस कॉन्टिनेंट से कंपनी का कितना रेवेन्यू आता है। तो आप देखेंगे कि अमेरिका और यूरोप का अगर मैं टोटल करूं तो अमेरिका और यूरोप से कंपनी का 83% रेवेन्यू आता है। जी हाँ, 83% रेवेन्यू जो है, यानी कि जो 83% सेल्स है वो सिर्फ दो कॉन्टिनेंट से आती है, यानी कि अमेरिका से और यूरोप से। इंडिया, जहाँ पर टीसीएस नंबर 1 कंपनी है इन टर्म्स ऑफ आईटी सेक्टर, वहाँ से कंपनी का सिर्फ और सिर्फ 5.7% रेवेन्यू आता है। बाकी अदर कंट्रीज से आता है, जिसके अंदर
इंडिया, यूरोप और अमेरिका के अलावा जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो कंट्री हैं, वहाँ से इसका रेवेन्यू आता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। फिर आप देख सकते हैं एम्प्लॉय मैट्रिक्स। 2018 के अंदर 395,000 एम्प्लॉयज़ थे, जो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 19 के अंदर 424,000 एम्प्लॉयज़ हो गए। और राइट पे एक और चार्ट है जिसमें मैंने दिखाया है कि डिविडेंड पे आउट कंपनी का किस तरह से बढ़ रहा है और कैश का पैटर्न इसमें दिख रहा है। इसके बारे में हम डिटेल में अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट 1968 में हुआ था और ये टाटा सन्स का ही एक पार्ट है और ये बीएसई और एनएसई के अंदर लिस्ट हुई 2004 के अंदर। टाटा ग्रुप जो इसका मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है, वो 72% इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी में ओन करते हैं। और अगर आप देखेंगे कि किस इंडस्ट्रीज़ में कंपनी का बिजनेस है, तो आप देखेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था। रिटेल में कंपनी है, रिटेल मतलब कि मार्केट, जो रिटेल मार्केट हो गई, उसके अंदर कंपनी का सॉफ्टवेयर लोग यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, मीडिया में यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। और एक और सेगमेंट है जिसमें लाइफ साइंसेज, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी में ये यूज़ होता है। और लास्ट में एक और चीज़ कि टीसीएस का जो जोग्राफिकल प्रेजेंस है, जैसा मैंने आपको दिखाया कि वो सिर्फ एक कॉन्टिनेंट में सीमित नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ में डील करती है। शेयर होल्डिंग जो हम डिस्कस कर चुके हैं, टाटा सन्स जो इसके प्रमोटर्स हैं, उनका 72% हिस्सेदारी है कंपनी के अंदर। बाकी की हिस्सेदारी आप देख सकते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड के पास है, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास है, कुछ पब्लिक के पास है। तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग इसमें ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट 4% के आसपास है। तो आप कह सकते हैं कि जो फ्री फ्लोट है, यानी कि जो मार्केट में लोगों के पास शेयर्स हैं, वो बहुत कम है। फ्री फ्लोट इज़ वेरी लिमिटेड। अब देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के पैरामीटर्स को डिटेल में। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात करें तो सन 2011 में कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,31,000 करोड़ का था, जो 2020 में बढ़ के 7 लाख करोड़ का हो गया। यानी कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 टाइम्स हो गया। लेकिन इसके नंबर ऑफ शेयर्स ऑलमोस्ट सेम है। सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी की जो सेल्स है, करंट सेल्स इज अराउंड 157,000 करोड़, जो कि ईयर 2011 के अंदर 37,000 करोड़ थी। ऑलमोस्ट 4 टाइम्स कंपनी की सेल्स हो गई है विद इन 10 ईयर्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अराउंड 27%, नेट प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 20% के हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने की है कि जो आज 2020 में 21% नेट प्रॉफिट मार्जिन है, वही 2011 के अंदर वो 24% के थे। तो ऑलमोस्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन में 3 से 4% का डिक्लाइन आया है। वही डिक्लाइन आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी देख सकते हैं। तो मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में दिखाऊंगा कि इसका रीज़न क्या है, कि क्यों कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3-4% से गिर गए हैं और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 3-4% से गिर चुके हैं। देन बात करते हैं सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी पर शेयर की। तो सेल्स, ऑल्दो आपने ऊपर स्लाइड में देखा 37,000 करोड़ से 157,000 करोड़, मतलब 4 गुना हो गई। लेकिन क्या पर शेयर पे सेल बढ़ी है? यस, जी हाँ, कंपनी की पर शेयर पे भी सेल बढ़ी है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स ऑलमोस्ट सेम है, तो वो भी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स से ही बढ़ गई है। पहले सेल्स पर शेयर थी 95 रुपीज़ पर शेयर इन 2011, जो कि आज 2020 में 418 रुपीज़ पर शेयर हो गई है, विच इज़ अ गुड नंबर। नाउ अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 86 रुपीज़ पर शेयर है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप देखेंगे तो वो अराउंड 22 का है, जो कि पास्ट में भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 25, 24, 22 वही ऑलमोस्ट ट्रेंड इनका रहा है। बात करते हैं मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के 98%, क्योंकि इनका कोई रॉ मटेरियल कॉस्ट ही नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 27% के, जो कि पहले 29 के हुआ करते थे, मैंने आपको बताया, और इसका रीज़न मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 27% का, और नेट प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 21% के। बात करते हैं रिटर्न्स की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 38% की। ट्रेंड आप देख सकते हैं अराउंड 34, 35, 38, तो वही ट्रेंड है, ऑल्दो थोड़ा इंप्रूव ही हुआ है। 2017 में इनका रिटर्न ऑन इक्विटी था 30 का, जो आज 2020 में 8% से बढ़ गया है, विच इज़ अ गुड नंबर। देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अराउंड 35%, रिटर्न ऑन एसेट्स इज अराउंड 27%। अब आप में से जो लोग ये नहीं जानते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है और रिटर्न ऑन एसेट्स क्या होता है, उन लोगों के लिए मैंने यहाँ डेफिनेशन डाली है। तो आप वीडियो को पॉज करके ये डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, ताकि आपको इसमें क्लैरिटी आ सके कि रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन एसेट्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है। बात करते हैं कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में। तो कंपनी का जो लास्ट डिविडेंड पर शेयर है, इट्स अराउंड 73 रुपीज़ पर शेयर, और अर्निंग थी 86 की। तो यानी कि डिविडेंड पे आउट, यानी कि जितना अर्निंग की कंपनी ने, उसमें से कितना डिविडेंड पे किया, तो इट्स अराउंड 85% डिविडेंड कंपनी ने पे कर दिया। और डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है कि कंपनी के मार्केट प्राइस पे जो डिविडेंड मिला वो कितना परसेंटेज था।
तो एट दैट मोमेंट जो प्राइस था उस पे कंपनी की जो डिविडेंड डील थी वो अराउंड 4% की थी। और आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो पिछले 1 साल में काफ़ी बढ़ गया है, बट अदरवाइज कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट था वो अराउंड 30-35 की रेंज बाउंड में ही रहता था। और डिविडेंड पर शेयर भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है क्योंकि इन्होंने जो पे आउट है वो ज़्यादा किया है। अब बात करते हैं कैश फ्लो की। तो जो कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो अराउंड 32,000 करोड़ का है। फ्री कैश फ्लो इज अराउंड 41,000 करोड़। प्राइस टू कैश फ्लो मतलब कि हम कितना प्राइस पे कर रहे हैं एज कम्पेयर टू 1 रुपी ऑफ कैश फ्लो, तो हम 16 टाइम्स पे कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द ऑपरेटिंग कैश फ्लो, और हम 17 टाइम्स प्राइस पे कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द फ्री कैश फ्लो। और ये ट्रेंड जब आप देखते हैं तो आप देखेंगे सन 2011 में लोग इसके लिए 44 टाइम्स पे करने के लिए रेडी थे, जो कि आज 17 टाइम्स पे है, तो विच इज़ अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप। बट मैं फिर भी बोलूँगा कि ये बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि 17 टाइम्स कैश फ्लो मतलब कि 1 रुपया अगर कंपनी बचा पाती है फ्री कैश फ्लो तो उसके लिए हम 17 टाइम्स प्राइस पे कर रहे हैं, मतलब 1 रुपये के लिए 17 रुपये हम पे कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी हाई नंबर। जिन लोगों को कैश फ्लो की डेफिनेशंस देखनी है वो लोग इस स्लाइड को पॉज करके देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी के लोन्स के बारे में। आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है 0.08 का, जो कि पहले भी 0.0 ही रहा है, यानी कि कंपनी कभी भी लोन नहीं लेती, और लोन है तो वो बहुत लिमिट के अंदर है जो कि कंपनी पे कर पाएगी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी कि कंपनी का जो इंटरेस्ट पेमेंट है, प्रॉफिट उसका कितना टाइम्स है, तो आप देख सकते हैं 46 टाइम्स प्रॉफिट है एज कम्पेयर टू इंटरेस्ट पेमेंट, विच इज़ अ गुड नंबर। डेट सर्विस रेशियो मतलब कि अगर प्रिंसिपल भी उसको 1 साल में जो पेमेंट करना है वो कितना टाइम कवर हो सकता है, तो आप देखेंगे अराउंड 18 टाइम्स है डेट सर्विस रेशियो। तो दोस्तों ये नंबर याद रखिएगा कि डेट इक्विटी रेशियो कम हो तो अच्छा होता है, इंटरेस्ट कवरेज और डेट सर्विस रेशियो जितना ज़्यादा हो वो अच्छा होता है। तो इस केस में आप देख सकते हैं ऑल्दो पास्ट ट्रेंड के हिसाब से ये नंबर कम हुआ है, जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पहले 400 टाइम्स था वो 46 टाइम्स है, लेकिन स्टिल इट्स अ गुड नंबर क्योंकि इससे समझ में आता है कि कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट करना चाहे तो 46 टाइम्स इंटरेस्ट पे कर सकती है जितना वो आज पे कर रही है, विच इज़ अ कंफर्टेबल नंबर। तो अब बात करते हैं कंपनी की करंट असेट्स के बारे में और उनकी स्ट्रेंथ के बारे में। तो इसके लिए दोस्तों देखने चाहिए हमेशा दो पैरामीटर, एक होता है क्विक रेशियो, एक होता है करंट रेशियो। करंट रेशियो में ये बताता है कि कंपनी की 1 साल में जो ऑब्लिगेशंस हैं वो कंपनी पे कर पाएगी कि नहीं। तो यहाँ पर हाँ वो पे कर पाएगी, इट्स अराउंड 1.38 टाइम्स, मतलब कि जितनी लाइबिलिटीज कंपनी को पे करनी है 1 साल में, कंपनी के पास उसको पे करने के लिए 1.38 टाइम्स पैसा है, मतलब कि वो इजीली पे कर सकते हैं। ऑल्दो ये नंबर पहले 1.6 का था तो ये डिक्लाइन होता आ रहा है। क्विक रेशियो का मतलब होता है कि जो करंट रेशियो के लिए मैंने एसेट्स यूज करी उनमें शायद इन्वेंट्री भी होगी और इन्वेंट्री भेजने में थोड़ा टाइम लग सकता है, हो सकता है उसके लिए 3-4 महीने का समय निकल जाए। तो अगर हम उसमें से इन्वेंट्री भी हटा दें तो क्विक रेशियो जो कंपनी का है वो है 0.33 टाइम्स, यानी कि जो कंपनी की 1 साल की ऑब्लिगेशंस हैं उसमें से 33% ऑब्लिगेशंस कंपनी कल ही पे कर सकती है, उसको इन्वेंट्री बेचने की या 1 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। डेज रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग मतलब कि कितने दिन का पैसा कंपनी का मार्केट में अटका हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये अराउंड 71 डेज का पैसा मार्केट के अंदर है। और इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब कि कितना टाइम्स कंपनी की इन्वेंट्री रोटेट हुई है 1 साल में, तो क्योंकि यहाँ पर इनके पास इन्वेंट्री नहीं है इसलिए नंबर बहुत हाई है। अब बात करते हैं बुक वैल्यू की। तो जो कंपनी की बुक वैल्यू है वो आज की डेट में 84,000 करोड़ की है। याद रखिएगा ये नंबर मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से है, बहुत सारे एनालिस्ट इस नंबर को दूसरी तरह से भी बता सकते हैं, उनका नंबर शायद थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो बुक वैल्यू है यानी कि नेट वर्थ है वो अराउंड 84,000 करोड़ का है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो मतलब कि 1 रुपये बुक वैल्यू के लिए कितना टाइम्स प्राइस हम पे कर रहे हैं, दैट इज अराउंड 8.44, जो कि हिस्ट्री अगर आप देखेंगे इसकी 10 साल की तो अराउंड 8.4 8.5 के आसपास ही रहा है, इनफैक्ट 9.5 तक भी गया है। तो इट्स अराउंड द सेम रेंज जो कि पास्ट 10 ईयर्स में थी। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे पैरामीटर्स की जिन्हें प्राइस से कंपेयर करके हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी का प्राइस क्या एक्सपेंसिव होता जा रहा है कि क्या चीप होता जा रहा है। तो सबसे पहला रेशियो होता है प्राइस टू सेल्स रेशियो, यानी कि 1 रुपये सेल्स अगर कंपनी करती है तो उसके लिए हम कितना टाइम्स प्राइस पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आज प्राइस टू सेल्स रेशियो है वो है 4.53 का, जो कि पहले ये रेशियो 5 का, 6 का और 6.21 का भी था 2011 में। तो अगर पास से कंपेयर करता हूँ तो हाँ ये थोड़ा चीप हुई है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज 8.44, जैसा हमने डिस्कस किया ये रेंज बाउंड है, मतलब पहले भी ऐसा ही रेशियो हुआ करता था, 8 to 9 की रेंज में ही रहता था। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 22 टाइम्स, यानी कि 1 रुपये अर्निंग के लिए मैं कितना प्राइस पे कर रहा हूँ,
मैं 22 टाइम्स पे कर रहा हूँ फॉर 1 रुपी ऑफ अर्निंग। प्राइस टू फ्री कैश फ्लो इज अराउंड 17 टाइम्स। तो आप देखेंगे कि ये बहुत सस्ती नहीं है, क्योंकि प्राइस टू सेल्स ठीक है थोड़ा कम हुआ है, लेकिन स्टिल आई एम पेइंग 4 टाइम्स ऑफ द सेल्स। प्राइस टू बुक वैल्यू में 8 टाइम पे कर रहा हूँ, ऑल्दो ये रेंज बाउंड है। प्राइस टू अर्निंग इज ऑल्सो 22, तो उतना चीप नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये उतना चीप नहीं है क्यों बोल रहा हूँ। मैं आपको उसके कॉम्पिटिटर से कंपैरिजन दिखाऊंगा कि उनके कॉम्पिटिटर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, तब हम समझ पाएंगे कि इस इंडस्ट्री में लोग कितना पी देने के लिए तैयार हैं। वो सारे पैरामीटर जो हमने डिस्कस किए थे, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था कि कंपनी का नेट मार्जिन और ऑपरेटिंग मार्जिन 3 से 4% से कम हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि उसका रीज़न है एम्प्लॉय कॉस्ट। पहले एम्प्लॉय कॉस्ट थी अराउंड 50% की, जो अब बढ़ के 54% ऑफ द सेल्स हो गई है। और जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा था, वो था अराउंड 7% का, जो बढ़ के 13% हो गया है। कुछ जगह कंपनी ने एफिशिएंटली कॉस्ट कम की है, लेकिन ये दो मेजर फैक्टर हैं जिसकी वजह से इनके मार्जिन पे इम्पैक्ट आ रहा है। एक और पैरामीटर जो हमें देखना चाहिए वो होता है एवी एबिटिडा। मतलब कि ये एक ऐसा पैरामीटर है जो एनालिस्ट यूजुअली देखते हैं ये जानने के लिए कि कंपनी ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। कंपनी का जो एवी एबिटिडा रेशियो है वो अराउंड 15 टाइम्स है, और पास्ट में भी ये अराउंड 14, 15, 16 टाइम्स ही रहा है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। तो अगर हम इसको सारे कॉम्पिटिटर जो इसके हैं उससे कंपेयर करें, तो कंपनी उतना सस्ती नहीं है। मैंने पहले भी आपको बोला कि इसका पी रेशियो अगर आप इसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करेंगे, तो आप देखेंगे कि टाटा कंसल्टेंसी का पी अराउंड 22 का है, लेकिन इन्फोसिस जो उसका नेक्स्ट कॉम्पिटिटर है उसका 16 का है। विप्रो जो उसका थर्ड कॉम्पिटिटर है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, आप देख सकते हैं कि उसका पी रेशियो अराउंड 10-11 का है। तो यानी कि 11 के पीई पे मुझे विप्रो मिल रही है, बट 22 का पीई है टाटा कंसल्टेंसी का, यानी कि डबल का पीई है। वही अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखूं, तो टाटा कंसल्टेंसी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 8.4 का, यानी कि 8 टाइम्स द बुक वैल्यू आई एम पेइंग, जो कि मैंने आपको ट्रेंड में भी दिखाया था कि ऑलमोस्ट उतना ही रहता है, 8 to 9 का रेंज बाउंड है। लेकिन अगर मैं इन्फोसिस देखता हूँ, जो कि एक बहुत अच्छी कंपनी है, उसका प्राइस टू बुक वैल्यू 4 टाइम्स का है, विप्रो का 2 टाइम्स का है, टेक महिंद्रा का 2.4 है, एचसीएल का 3.4 है और एकल का 4.4 है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी कंपनियां आईटी इंडस्ट्रीज में ही डील करती हैं और बहुत अच्छी और बहुत मेजर कंपनीज हैं। उनका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 2 to 4 की रेंज में है, वाइल टीसीएस का उनसे डबल 8.4 की रेंज में है। एवी एबिटिडा मैंने जैसा आपको समझाया कि एक वैल्यूएशन पैरामीटर होता है जिससे आप समझ सकते हैं कंपनी ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड। ऐसे चांसेस होते हैं, ऐसा लोग मानते हैं कि जो 10 से नीचे एवेबिलिटी रेशियो हैं वो अंडर वैल्यूड होती हैं, फिर उनमें रिसर्च करना चाहिए। तो इस केस में आप देख सकते हैं टीसीएस का ये जो रेशियो है वो 15 टाइम्स है, वाइल बाकी कंपनियां जैसा कि उनका आप देख सकते हैं 10 टाइम्स है, विप्रो का 6 टाइम्स है, टेक महिंद्रा का 7 टाइम्स है। तो दिस शोज कि टीसीएस उसका जो वैल्यूएशन है उसके कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से ऑलमोस्ट आज भी डबल की रेंज में है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें ये बताता है कि कंपनी का साइज क्या है। तो यस, टीसीएस जैसा मैंने आपको बताया था कि टीसीएस इंडिया में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और आईटी सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है, यानी कि आईटी सेक्टर में इसका कोई भी कॉम्पिटिटर 7,10,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा नहीं है। तो अब बात करते हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जिसका इम्पैक्ट टीसीएस के बिजनेस पे पड़ सकता है। तो ये एक न्यूज़ आर्टिकल आया था जिसमें था कि कोरोना वायरस का इम्पैक्ट इंडियन आईटी फर्म्स पे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका जो मेजर बिजनेसेस है वो यूएस के अंदर है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि टीसीएस का जो मेन बिजनेस है वो दो कॉन्टिनेंट से आता है, अमेरिका और यूरोप। अमेरिका ऑलमोस्ट 50%, 51% पे है, बाकी 30% यूरोप से आता है। तो अराउंड 80-83% रेवेन्यू जो कंपनी का है वो दो कॉन्टिनेंट पर डिपेंड करता है। लेकिन जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि कोरोना वायरस का इम्पैक्ट इन दो कॉन्टिनेंट्स पे सबसे ज़्यादा आया, जिसकी वजह से कंपनियां लॉस में चली गई। उनका लॉकडाउन की वजह से उनके सेल्स नहीं हो पाई। बहुत सारे कस्टमर्स आज नई सर्विसेज अवेल नहीं कर रहे हैं। लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के पास और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिन्हें वो फेस कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से लोग पैसा नहीं खर्च रहे हैं। तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली टीसीएस के बिजनेस पे पड़ेगा। दूसरा कारण है यूएस का इमिग्रेशन बिल। जैसा कि आपने सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन बिल्स को रिवाइज किया, जिसकी वजह से जो इमिग्रेंट लेबर है और जो इमिग्रेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो वापस भेज रहे हैं। तो जिसका भी डायरेक्ट हिट कंपनी के पी&एल पे आएगा, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ यूएस में बेस्ड हैं टीसीएस के उनको अब वापस आना पड़ेगा
या फिर वीज़ा के एक्सपेंसेस उनके जो हैं वो बढ़ जाएँगे क्योंकि उनको वो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो वो भी कंपनी के P&L पे इम्पैक्ट करेगा। तीसरा रीज़न है कंपनी का जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्सपोज़र है वो अराउंड 30% का है। और अभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन सिचुएशन। जो रेवेन्यू इनका जो है वो भी थोड़ा डिक्लाइन होने के चांसेस हैं। और जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि नॉर्थ अमेरिका जो इनका लार्जेस्ट रेवेन्यू सोर्स है 51% का, वहाँ पर कोरोना का इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 क्वार्टर में जो कंपनी की सेल है वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू द पास्ट ईयर। और इसी वजह से जो इनका प्राइस है मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा करेक्शन होने की अभी गुंजाइश है। प्लस जो इसके कॉम्पिटिटर हैं उनका वैल्यूएशन इससे थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव है। उनकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज़ हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियोज़ हैं, वो टीसीएस से ऑलमोस्ट हाफ है। तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि ये कंपनी थोड़ा एक्सपेंसिव है, ऑल्दो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इंडिया की नंबर 1 आईटी कंपनी है। बट मैं अभी भी इसमें इन्वेस्ट करने से थोड़ा रुकूंगा और मैं इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखूंगा और वेट करूंगा। अगर इसका प्राइस थोड़ा नीचे जाता है तो देन मे बी आई विल थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इनटू इट। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह का कंटेंट आपके लिए और भी लेकर आ सकूं। थैंक यू वेरी मच।